हेलो साथियों, मैं डॉक्टर राजीव रंजन राजीव पारामाउंट क्लासेज की ओर से आप सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप सभी को कॉम्पिटिटिव क्लास से संबंधित प्रायद्वीपीय पठार के बारे में समझाऊंगा और बताऊंगा। एक बार आप इसे अच्छी तरह से समझ लेंगे तो इससे संबंधित कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन आपको परेशानी नहीं होगी। आइए आपके साथ मैं प्रायद्वीपीय पठार को देखता हूं। सबसे पहले मैं ये चर्चा कर लूं कि प्रायद्वीप क्या होता है। तो कहा जाता है एक वैसा स्थल खंड, एक ऐसा भूखंड जो जो तीन ओर से जल से घिरा हो और एक ओर से स्थल से घिरा हो, प्रायद्वीप कहलाता है। तीन ओर से स्थल से घिरा हो और एक ओर से जल से घिरा हो, तीन ओर से जल से घिरा हो और एक ओर से स्थल से घिरा हो, प्रायद्वीप कहलाता है। तो प्रायद्वीप का याद रखेंगे, तीन ओर से जल होना चाहिए और एक ओर से स्थल होना चाहिए, वही अगर रहता द्वीप तो द्वीप में चारों ओर से जल रहता है। तो ये भारत में प्रायद्वीपीय पठार के बारे में आप देखेंगे। ये प्रायद्वीपीय पठार को अंग्रेजी में पेनिसुला प्लेट भी कहते हैं। तो आपका लिखा हुआ भी है कि ये क्या है प्रायद्वीपीय पठार, परिभाषा लिखा हुआ है, तीन ओर से जल से घिरा हुआ भूखंड प्रायद्वीप कहलाता है। और पठार किसको कहते हैं? उठा हुआ मैदानी भाग पठार कहलाता है। तीन ओर से जल से घिरा हुआ भाग पेनिसुला या प्रायद्वीप कहलाता है। उठा हुआ मैदानी भाग पठार कहलाता है, आगे आप यहां पर देखेंगे, इस फिगर में आप देखेंगे, यहां आप देखेंगे भारत की प्राकृतिक विभाजन के बारे में आप पढ़े होंगे कभी, भारत की प्राकृतिक विभाजन। तो ये जो ऊपर वाला बात है, ये ऊपर वाला जो भाग है बच्चों, वो है हिमालय का। ये ऊपर वाला जो भाग है बच्चों, ये है हिमालय का, जिसमें आप पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय और यहां तक पूर्वांचल पहाड़ी। तो यहां से यहां तक की जो विस्तार वाली लिखी हुई है वो हिमालय का भाग है। ये जो डॉट डॉट दिखा रहा है उसको हम लोग जो है गंगा यमुना का मैदान कहते हैं। कभी पढ़े होंगे आप प्राकृतिक प्रदेश तो देखे होंगे, गंगा यमुना का दोआब या गंगा यमुना का मैदान कहा जाता है। गंगा यमुना दोआब या गंगा यमुना का मैदान कहा जाता है, गंगा यमुना मैदान कहा जाता है। इधर ये जो क्षेत्र है बच्चों, ये कहलाता है कच्छ का प्रदेश, मरुस्थल क्षेत्र। ये कहलाता है बच्चों मरुस्थल क्षेत्र। यह है राजस्थान में है, थार मरुस्थल वाला इलाका, राजस्थान का है थार मरुस्थल वाला इलाका। और ये पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पार्ट यही है प्रायद्वीपीय पठार। इसमें तीन ओर जल, यानी इधर भी जल, तो इधर बच्चों, इधर है अरब सागर, ये नीचे जो है वो है हिंद महासागर, और ये किनारे जो है वो इधर साइड में है बंगाल की खाड़ी। तो तीन ओर हो गया। लेफ्ट साइड में आप इधर देखिए, जो पश्चिम साइड में है वो है अरब सागर, जो पूरब साइड में है वो है बंगाल की खाड़ी, जो नीचे है वो है हिंद महासागर, यानी तीन ओर जल से घिरा हुआ है। ये कहलाता है प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। तो ये प्रायद्वीपीय पठार में छोटे छोटे पर्वत हैं। तो हम कुछ पर्वतों का जिक्र बारी बारी से करेंगे और सभी पर्वत के से संबंधित कुछ विशेष क्वेश्चन करेंगे। जैसे सतपुरा पर्वत का नाम सुने होंगे। ये सतपुरा पर्वत जो है
किस दो नदी के बीच एग्जाम में पूछता है, तो सतपुड़ा पर्वत है नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच। नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच, ताप्ती नदी के बीच। अगर आपसे जनरली कोई पूछता है सतपुड़ा पर्वत का विस्तार कहाँ है, तो आप जल्दबाजी में कई बार एमपी कह देते हैं, एमपी कह देते हैं, लेकिन इसका विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों स्टेट में है। गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों राज्य में है सतपुड़ा पर्वत। गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों राज्य में है सतपुड़ा पर्वत। आइए दिया हुआ है, जो गुजरात में सतपुड़ा पर्वत से जुड़े एक पहाड़ी है जिसे गिर पहाड़ी कहा जाता है। गुजरात में इससे जुड़ी पहाड़ी को गिर पहाड़ी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में इससे जुड़े जो पहाड़ी है वो 3 पहाड़ी है, राजपीपला पहाड़ी, राजपीपला पहाड़ी, गाविलगढ़ पहाड़ी और महादेव पहाड़ी। राजपीपला पहाड़ी, गाविलगढ़ पहाड़ी और महादेव पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, ये तीनों पहाड़ी बच्चों मध्य प्रदेश में है। ये मैकाल जो है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में है। मैकाल जो है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में है। मैकाल जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी जो है वो धूपगढ़ है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। ये धूपगढ़ पर्वत महादेव पहाड़ी में है। ये धूपगढ़ महादेव पहाड़ी में है। ये धूपगढ़ महादेव पहाड़ी में है। पूछेगा सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस पहाड़ी में है, महादेव पहाड़ी में है, महादेव पहाड़ी में है। इसकी ऊंचाई लगभग 1350 मीटर है, 1350 मीटर है। आगे क्वेश्चन आता है, ये नर्मदा नदी जो है कहां से निकलती है, तो ये नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ये अमरकंटक पहाड़ी मैकाल पर्वत की सर्वोच्च श्रेणी है। ये अमरकंटक पहाड़ी मैकाल पर्वत की सर्वोच्च श्रेणी है, सर्वोच्च श्रेणी है। ये नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। ये ताप्ती नदी भी जो है अरब सागर में गिरती है। ताप्ती नदी बैतूल पठार से निकलती है, बैतूल पठार से निकलती है, बैतूल पठार से निकलती है। नेक्स्ट आइए बच्चों, ये है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की बात कर लेते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की बात कर लेते हैं। तो नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां अरब सागर में गिरती है। पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री भी कहा जाता है, सह्याद्री भी कहा जाता है। ये पश्चिमी घाट का जो विस्तार है बच्चों, ये गुजरात यहाँ से देखेंगे रेड चिन्ह दिया हुआ है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल तक है, केरल तक है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल तक। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल तक। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल तक। यानी पश्चिमी घाट का विस्तार 5 राज्यों में है, 5 राज्यों में है। ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां मिलती है उस स्थान को नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं। जहां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों मिलती है उसे नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं। जहां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों मिलती है उसे नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं, नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं। नीलगिरी पहाड़ी के नीचे आप देखेंगे दिखाई पड़ रहा होगा पालनी पहाड़ी, या तमिलनाडु में है पालनी पहाड़ी, तमिलनाडु में है पालनी पहाड़ी। नीचे दिखाई दे रहा होगा आपको इलायची पहाड़ी, इलायची पहाड़ी। ये इलायची पहाड़ी जो है केरल में है, इलायची पहाड़ी केरल में है। अन्नामलाई की पहाड़ी, तो ये तीनों पालनी श्रृंखला का हिस्सा है, तीनों पालनी श्रृंखला का हिस्सा है। ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनैमुदी को माना जाता था, अनैमुदी को माना जाता था, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर थी, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर थी, 2695 मीटर थी। आइए पुनः मैं देखूं
तो ये लेकिन वर्तमान में कुछ पुस्तकों में पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है कलसूबाई को माना गया है। वर्तमान में पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई को माना जाता है। कलसूबाई को माना जाता है। कलसूबाई को माना जाता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई को वर्तमान में माना जाता है। और दूसरी ऊंची चोटी महाबालेश्वर को माना जाता है। दूसरी ऊंची चोटी महाबालेश्वर को माना जाता है। दूसरी ऊंची चोटी महाबालेश्वर को माना जाता है। कुछ पुस्तकों में लिखा हुआ है कि सह्याद्री को दो भागों में बांटा गया है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। तो फिर ये दो भागों में सह्याद्री को कौन बांटता है, यानी पश्चिमी घाट पर्वत को, पश्चिमी घाट को दो भागों में कौन बांटता है? तो ये पश्चिमी घाट को दो भागों में 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश बांटती है। पश्चिमी घाट को दो भागों में 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश बांटती है। पश्चिमी घाट को दो भागों में 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश बांटती है। पश्चिमी घाट को दो भागों में 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश बांटती है। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। नेक्स्ट आइए, नीलगिरी पहाड़ी से संबंधित बातें हैं। तो ये जो नीलगिरी पहाड़ी है, नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है? तो जहां पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों मिलती है, जहां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों मिलती है वहीं पर है नीलगिरी पहाड़ी। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों मिलती है वहीं पर है नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी। इस नीलगिरी पहाड़ी में जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं। भारत का पहला जैव संरक्षित क्षेत्र यहीं दिया गया नीलगिरी में। नीलगिरी अभयारण्य भारत का पहला जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र या भारत का सबसे पहला जैव संरक्षित क्षेत्र जो 1986 में बना। ये जो नीलगिरी पहाड़ी है भारत का सबसे पहला जैव संरक्षित क्षेत्र 1986 में बना। इसे यह यूनेस्को की सूची में भी शामिल है। यह यूनेस्को की सूची में भी शामिल है। यह यूनेस्को की सूची में भी शामिल है। यूनेस्को की सूची में भी शामिल है। यह यूनेस्को की सूची में भी शामिल है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है ये नीलगिरी पहाड़ी जो है, ये नीलगिरी पहाड़ी का जो माना जाता है ऐसा कि नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार जो है नीचे वो 3 राज्यों में है। जनरली हम लोग पढ़ लेते हैं नीलगिरी जो है ये तमिलनाडु में है, लेकिन ये नीलगिरी का विस्तार जो है वो 3 राज्यों में माना जाता है। 3 राज्यों में माना जाता है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु हमने भाग दिखाया है, अब दिखाने का प्रयास किया है। ये ऊपर वाला कर्नाटक है, ये नीचे वाला केरल है, राइट वाला तमिलनाडु है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। इन क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्यों सदाबहार वन पाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। क्योंकि यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। क्योंकि यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। केरल में ही साइलेंट वैली है। इस जैव विविधता वाले क्षेत्र को साइलेंट वैली कहते हैं। साइलेंट वैली कहते हैं। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। 2637 मीटर है। कहा जाता है भारत में जो है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी यही दोदा बेटा को माना जाता है। दोदा बेटा को माना जाता है। दोदा बेटा को माना जाता है।
दोदा बेटा को माना जाता है। आगे एक बार फिर से देखिए, पश्चिमी घाट जो है उसी को सह्याद्री कहते हैं। वर्तमान में ढेर सारे पुस्तकों में दिया हुआ है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई है और दूसरे स्थान पर महाबालेश्वर है। महाबालेश्वर है। महाबालेश्वर में ही भारतीय मेघ अनुसंधान केंद्र है। महाबालेश्वर में ही भारतीय मेघ अनुसंधान केंद्र है। मेघ अनुसंधान केंद्र है। ये जो कर्नाटक वाला इलाका है, इस कर्नाटक में इस क्षेत्र को कुद्रेमुख कहते हैं। कुद्रेमुख, ये लौह इस्पात के लिए जाना जाता है। लौह इस्पात के लिए जाना जाता है। लौह इस्पात के लिए जाना जाता है। उससे नीचे वाला जो स्पेस है, यहाँ पर ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी है जहाँ से कावेरी नदी निकलती है। कावेरी नदी निकलती है। महाबालेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। कृष्णा नदी निकलती है। पश्चिमी घाट को दो भागों में, या सह्याद्री को दो भागों में, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश बांटती है। पश्चिमी घाट जो है 5 राज्य में, 6 राज्य में विस्तार है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु। तो आइए मैं फिर से बच्चों आपके साथ एक बार जुड़ जाऊं। तो हमने अभी आपके साथ देखा आज का प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित बात हम देख रहे थे। प्रायद्वीपीय पठार में हमने आज 2 ही मुद्दे पर चर्चा किया है। आपका एक सतपुरा पर्वत से संबंधित बात किया है, दूसरा पश्चिमी घाट का बात किया है। 2 ही में आज हमारा समय ओवर हो रहा है, फिर भी मैं कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूं। ये पश्चिमी घाट, ये बीच वाला जो क्षेत्र है ये मैदानी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र, बीच वाला जो क्षेत्र है वो मैदानी तटीय क्षेत्र है। ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट, इसी को आप सह्याद्री कहते हैं। इसी को आप सह्याद्री कहते हैं। इधर वाला जो है वो पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी को माना जाता है। महेंद्रगिरी को माना जाता है। ये पश्चिमी घाट पर कुल कितने राज्य हैं? पश्चिमी तट पर कुल कितने राज्य हैं? पश्चिमी तट पर कुल कितने राज्य हैं? पश्चिमी तट पर कुल कितने राज्य हैं? तो आप देखेंगे गुजरात है, गुजरात से नीचे उतरेंगे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से नीचे उतरेंगे कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु। ये जो है 1 2 3 4 5, तो ये 5 राज्य जो है पश्चिमी तट पर है। इसी ढंग से बच्चों पूर्वी तट पर कितने राज्य हैं? पूर्वी तट पर कितने राज्य हैं? इसके लिए आप पुनः देखेंगे पूर्वी तट पर कौन कौन राज्य हैं। पश्चिमी तट का हमने देखा यहाँ गुजरात, गुजरात के बाद आया हमने महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद हमने देखा कर्नाटक, कर्नाटक के बाद हमने देखा गोवा, गोवा के बाद गोवा के बाद ये है केरल, 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 केरल। इधर पूर्वी तट पर देखेंगे तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद जब हम ऊपर बढ़ेंगे तो मिलेगा हमको आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से जब हम ऊपर जाएंगे तो मिलेगा हमें उड़ीसा, और उड़ीसा से ऊपर जाएंगे तब मिलेगा वेस्ट बंगाल। यानी 4 है पूर्वी तट पर और 5 है पश्चिमी तट पर, यानी कुल मिलाकर कितने हैं? 9 है। कुल मिलाकर 9 है। और हम इससे संबंधित बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे जिसमें दक्कन के पठार से संबंधित चर्चा करेंगे। धन्यवाद। कह दियो भैया।